क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। भारत को चीन की अब तक की सबसे सख्त धमकी ग्लोबल टाइम्स ने दी है और कहा है कि अंतिम चेतावनी है, पीछे नहीं हटे तो युद्ध होकर रहेगा। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने जारी किया वीडियो। पीएम मोदी को सुरक्षा एजेंसियां अंधेरे में रख रही हैं। जो नादानी 62 में की थी वही भारत आज कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां मोदी को सच नहीं बता रही हैं। नई दिल्ली सबसे बुरी तरह तैयारी कर रहा है और उसका नतीजा क्या होगा यह पता भी नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां मोदी को सच नहीं बता रही हैं। ग्लोबल टाइम्स की एक और धमकी। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आई थी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बयान पूछा गया था कि क्या कहना है आपका, ये जो युद्ध की बात की जा रही है, तो वो चुप हो गए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमारी वेबसाइट को देखें, हमारा स्टेटमेंट आपको उस पर मिल जाएगा। लेकिन चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ी धमकी दी है। Daily isn't preparing for the worst, but rather is teaching Indian citizens to just hope for the best. Is the Indian government like a church leading its citizens in prayer? If Indian security authorities want to trick the entire Modi administration, I think war will be hard to avoid, because this means India is emboldened enough not to heed China's warning, leaving war as the only possible solution left. In 1962, the Nehru government was confident that China wouldn't strike. India is as naive now as it was back then. What a curious country. बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब ग्लोबल टाइम्स में ऐसी ही धमकी का जिक्र हुआ था, इस बार आखिरी धमकी है, लेकिन पिछली बार धमकी दी गई थी, कहा गया था एक छोटा युद्ध होकर रहेगा। तब चीनी विदेश मंत्री से पूछा गया कि आपका इस पर क्या कहना है। उन्होंने कहा वेबसाइट जाइए और वेबसाइट पे जो लिखा है वही हमारा स्टेटमेंट है। यानी उसमें चीनी विदेश मंत्री कोई युद्ध का जिक्र नहीं कर रहे हैं। चीन की सेना की नई धमकी दरअसल बहुत पुरानी हो चुकी है। भारत पर दबाव बनाने का चीन का यह तरीका बहुत पुराना पड़ चुका है। अलग अलग समय पर चीन अलग अलग विभाग से डोकलाम पर भारत को धमकी देता रहा है। कभी चीन का विदेश मंत्रालय, कभी चीन की सेना, तो कभी चीन का, बल्कि ज्यादातर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स। भारत को अब इन धमकियों की आदत हो चली है, बार बार देख लेने की भाषा और फिर चुपचाप बैठ जाने की उसकी मजबूरी से दुनिया में उसकी साख भी सवालों के घेरे में आ गई। चीन बार बार इस तरह के बयान देकर अपनी फजीहत क्यों करा रहा है? क्यों अपनी कूटनीतिक नाकामियों के मुनादी पीट रहा है बीजिंग? कभी पीएलए, कभी विदेश मंत्रालय, कभी ग्लोबल टाइम्स, तो कभी थिंक टैंक। डोकलाम पर चीन की हालत उस कमजोर लड़ाके की तरह हो गई है जो खींच में बार बार देख लेने की धमकी देता है और अपने पांव पीछे खींचने के लिए मौके देखता रहता है। पूरा सिलसिला है चीनी हिमाकतों का, विदेश मंत्रालय का, पीएलए का, ग्लोबल टाइम्स का, विचारकों का, सरकार का। शुरुआत विदेश मंत्रालय ने की। 28 जून को उसके एक अफसर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डोकलाम चीन का हिस्सा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। डोकलाम क्षेत्र प्राचीन काल से चीन के पास रहा है, यह भूटान का नहीं है। भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस चुप्पी को चीन ने हमारी कमजोरी समझ लिया। नतीजा अगले ही दिन उसके प्रवक्ता फिर चढ़ बैठे। गेंग शुआंग ने 29 जून को कहा कि भारत द्वारा उठाया गया कदम 1890 की संधि के साथ एक विश्वासघात है तथा अतीत की सरकारों की ओर से वहां अपनाए गए रुख के साथ भी धोखा है। हम चाहते हैं कि भारत संधि का सम्मान करे और तत्काल अपनी टुकड़ियों को वापस बुलाए। भारत सरकार ने बिना कुछ कहे हुए इससे सीधे इनकार कर दिया। उल्टा डोकलाम में भारतीय सैनिक और मुस्तैद हुए। चीन इसके बाद नई चाल के साथ सामने आ गया। डोकलाम पर भूटान के अधिकार की तरफदारी पर उसने कश्मीर का राग छेड़ दिया और डोकलाम पर भारत के रुख को विश्वासघात बताने वाले गेंग शुआंग ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। 12 जुलाई 2017 को उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात ने दुनिया का काफी ध्यान खींचा है। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष तनाव को आगे बढ़ाने से बचेंगे।
इसने भारत के सब्र का इम्तिहान ले लिया। भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दे में अपनी नाक घुसेड़कर उसने अपनी नीयत दुनिया के सामने बेपर्दा कर दी थी। इसके बाद तो झड़ी लग गई। 24 जुलाई को सबसे तीखा बयान लेकर आए पीएलए के एक नामालूम से कर्नल साहब। पर्वत को हिलाना आसान है, लेकिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को हिलाना मुश्किल। अगले दिन विदेश मंत्री खुद ही सामने आ गए। डोकलाम पर उनकी धमकी कुछ और तीखी और सीधी हो गई। 25 जुलाई 2017 को वांग यी ने कहा कि इस गतिरोध का समाधान बहुत आसान है। भारत को ईमानदारी से अपनी सैन्य टुकड़ियां पीछे बुला लेनी चाहिए। इसके बाद की कहानी यह है कि शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए चीन को खुद ही एक भारी भरकम डोजियर जारी करना पड़ा कि डोकलाम से भारत अपनी टुकड़ी छोटी कर रहा है। दुनिया की नजरों में अपनी साख बचाने के लिए उसने कहा कि भारत ने अपने सैनिकों की संख्या 400 से घटाकर 40 कर दी है। भारत सरकार ने फौरन इसका खंडन किया, कहा जितने 23 जून को थे उतने ही आज भी हैं, 400 के 400। इसके बाद से चीन चुप है। आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि आखिर ये चीन किस बात का दम भर रहा है। डोकलाम की जमीन कोई चीन की जमीन तो है नहीं, और जिसकी जमीन है उसके साथ तो बाकायदा भारत का एक रणनीतिक टाइप है, एक कूटनीतिक टाइप है। हम भूटान की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सीधे आपको लेके चलते हैं। जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ हम एक और बड़ा मुद्दा आज उठाने वाले हैं हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है असलम भाटी, जो कि ब्यूरो चीफ है दुनिया न्यूज कराची से। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनरल प्रसाद, चीन का विषय। चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने एक बड़ी धमकी दी है। समझना चाहता हूं मैं आपसे, यह जानना चाहता हूं कि इस धमकी को कितना सीरियसली लिया जाए, क्योंकि अब हर दिन एक धमकी देते हैं। तो देखिए, मैं एक मिलिट्री से हूं और मैं इस बात को बहुत अहमियत देता हूं। जो भी स्टेटमेंट आता है उसको मैं ध्यान से सोचता हूं और सुनता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर पाक चाइना की तरफ से किसी किस्म की धमकी आती है तो उसे, जहां तक कि आर्म्ड फोर्सेस कंसर्न है, उसको पूरी तवज्जो से सुनेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। यह मसला तकरीबन महीने भर से चल रहा है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि जो भारत सेनाएं हैं और जो सिक्योरिटी एपरेटस है भारत का, उसमें दिन पे दिन, घंटों पे घंटे इस चीज को एग्जामिन किया जाता है। इसकी स्ट्रैटेजी बन रही है, इसकी वॉर गेमिंग हो रही है। अगर चाइना ये करेगा तो हमें ये करना पड़ेगा, अगर चाइना ये करेगा तो हमें ये करना पड़ेगा, यहां पर करेगा तो हमें वहां पर करना पड़ेगा, वहां पर करेगा तो हमें यहां पर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कितनी एयरफोर्स चाहिए, कितनी आर्मी चाहिए, किस नफरी में चाहिए, ये एक आर्म फोर्सेस का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो काम अवश्य कर रहा होगा। साथ साथ डिप्लोमेटिक जरूर बातचीत हो रही होगी, जिससे कि ना हम चाहते हैं ना चाइना चाहता है कि लड़ाई हो। अगर लड़ाई से बच सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर लड़ाई लड़ना ही चाहता है चाइना एक गलत मसले पे, जिस पर उसकी कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, जिस पर उसकी कोई लॉजिक नहीं है, किसी वजह से वो ये नहीं कह सकता कि ये जमीन उसकी है, इसका तो अभी तक सेटलमेंट हुआ ही नहीं है। और 2012 के एग्रीमेंट के हिसाब से सबको मालूम है कि इस वक्त बातचीत से इस मसले को सुलझाना है। हमारी, आपने खुद कहा भी कि भूटान के तरफ एक ट्रीटी हो रखी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। इस डोकलाम से हमारी स्ट्रेटेजिक हालत में भी फर्क पड़ता है। तो इन सब मोटा अगर बात की जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में हम पूरी तरह तैयार हैं, हम चीन से कोई भी थ्रेट जो आ रहा है उससे निपटने के लिए तैयार हैं, क्या ये समझा जाए? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। नहीं, मैं सर ये बात जो आप कह रहे हैं जनरल प्रसाद, करना चाहिए, जनरल प्रसाद, और इसको वॉर गेम करना चाहिए। आपका कहना और एक आम इंसान के कहने में फर्क है। आपको तजुर्बा है, आप उस पोस्ट पर, उस ओहदे पर रहे हैं जहां पर प्लानिंग होती है। तो आज जनरल प्रसाद इन सारी चीजों का कैसे आकलन कर रहे हैं? क्या भारत इन सारी चीजों को देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर चुका है? आपका आकलन क्या है? मजबूत अवश्य कर चुका है और मजबूत और करता रहेगा। मजबूती कभी खत्म नहीं होती है। मजबूती एक दिमाग की मजबूती होती है, एक ग्राउंड की मजबूती होती है। दोनों का साथ मिलाकर काम बनता है। मैं समझता हूं कि तैयारी काफी हद तक हो चुकी है। जरूरत हो रही है तो और हो रही होगी, और जगहों पर भी तैयारी होने की आवश्यकता है। यह मत सोचिए कि शायद डोकलाम में ही मामला खत्म हो जाएगा।
हो सकता है कि कहीं और चाइना शुरू कर दे जहां वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग समझता है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ सकता कि डोकलाम में वो कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ उसकी पोजीशन हमसे ज्यादा वीक है। आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। इस्लामाबाद आपने कहा कहीं और से जरूरत करेगा, आपने जो अभी जो जिक्र किया कि चीन कहीं और से भी कर सकता है, तो और आप ही ने बताया था कि चीन की एक कॉलोनी बन चुका है पाकिस्तान। कंवर चीमा इस वक्त हमारे साथ है, इस्लामाबाद से रक्षा विशेषज्ञ। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा चीमा साहब, पहले आपका गलत इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, ये जो डेवलपमेंट इस तरफ हो रहा है, पाकिस्तान इसको किस नजरिए से देख रहा है? भारत और चीन के बीच में जो अभी तनाव की स्थिति है, क्या चीन पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर सकता है? क्या पाकिस्तान इस मौके का भी इस्तेमाल कर सकता है? आपका इस पे क्या आकलन है, आपका इस पे क्या एनालिसिस है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, और सॉवरन स्टेट होने के नाते पाकिस्तान अपने दफा करना और अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी खुद बनाता है। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, और ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव है ये इंतहाई गैर मुनासिब है, और ये रिस्पॉन्सिबल किस्म की ये जो स्टेटमेंट्स हैं इंडिया की तरफ से आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी है। कोई किसी की कॉलोनी नहीं है। हम यूएन में मेंबर हैं और सारे इंडिपेंडेंट ममालिक हैं, रियासतें हैं, सब अपना काम करते हैं। लेकिन जो इस वक्त चाइना और इंडिया के बीच में चल रहा है वो इंतहाई अहम देखने की बात है। इंडिया अपने आप को एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर बनवाना चाहता है। इंडिया ये समझता है कि हम शायद एक ऐसी पावर है जो इंडियन ओशन के जितने ममालिक हैं और जो साउथ एशिया में ममालिक हैं, और अभी वाया ईरान हम सेंट्रल एशिया में पहुंच जाएंगे, और हम पूरे एशिया का एक पता नहीं कोई बड़ा एक्स्ट्रा रीजनल पावर जो रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना उस पर चेक एंड बैलेंस रख रहा है, और अलोंग विद दैट पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा। और हम हमेशा ये चाहेंगे, आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान इस पे चेक और बैलेंस रखेगा, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इसमें कोई हैसियत भी है अभी? मतलब पाकिस्तान तो एक तरफ झोली फैला के वर्ल्ड बैंक की तरफ बैठा हुआ है, एक तरफ झोली बैठा खोलकर अमेरिका की तरफ बैठा हुआ है, और अब झोली छोड़िए पूरा घर का दरवाजा खोल के खिड़कियां खोल के चीन को अंदर आने दे रहा है। वो पाकिस्तान की हैसियत है इंडिया को चेक करने की? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक जन प्रसाद जरा मैं आपसे इस पर टिप्पणी लेना चाहूंगा। जन प्रसाद, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, ये पाकिस्तान से हैं और अवश्य पाकिस्तान की फिलॉसफी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन सारे विश्व के सामने क्लियर है कि पाकिस्तान हैज बिकम द 24th प्रोविंस ऑफ चाइना। जो गिलगिट और के इलाके में जिनकी सड़क बनी है वो सब वहां चाइनीज बैठे हैं। पाकिस्तान के जितने निवासी हैं उनका कोई उनकी वहां पे अहमियत नहीं है। जितने वहां पे जॉब्स हो रहे हैं, जितनी वहां पे सिक्योरिटी हो रही है, जितने वहां पे फायदे हो रहे हैं, वो सब चाइना के हो रहे हैं। चाइना वहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना उस पैसे को पाकिस्तान से रिकवर भी कर लेगा। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान इस चीज को ध्यान से क्यों नहीं सोच पा रहा कि चाइना हमारे को कितना कमजोर बना रहा है और एक तरह से हमारे देश पर राज करना। अवश्य ये कहते प्रोविंस नहीं है, लेकिन अगर आप हालात को देखें तो जिस तरीके से चाइना इनके ऊपर हावी हो रखा है उससे क्या जाहिर होता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कंवर चीमा साहब, बलूचिस्तान आपसे समझ नहीं रहा है, पीओके आपसे समझ नहीं रहा है, आपका पंजाब जो आतंकियों का गढ़ है वहां पर पाकिस्तान का जो तालिबान है वो आए दिन धमाके करता है। आप बोल रहे हैं कि भारत को चेक एंड बैलेंस करेगा वो पाकिस्तान जो कि हर युद्ध में हार चुका है भारत से। क्या मतलब ये कहां की बात है? ये आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को ठीक करके देखा है। जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट बलोचिस्तान में, आपने क्या ठीक करके देखा है? मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मिनट सर, मैं आपको मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप पूरा आर्ग्यूमेंट रखें। लेकिन मैं अब अपने दर्शकों को उस इंसान की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताना चाह रहा हूं जिसकी पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर्स में लिखा हुआ है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, खिदमत इंसानियत। मुंबई धमाके हो, ट्रेन धमाके हो, पार्लियामेंट अटैक हो, खिदमत इंसानियत।